अपनी खास पेशकश पर लौटते हैं। शीला का पावर हाउस, कहीं तो बिजली का नामो निशान नहीं। किसी एक घर में ऐसा भी है कि जहां पंखे के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन कहीं कोई घर ऐसा भी है 3.5 एकड़ का घर जिसमें 31 एसी लगे। आप अंदाजा लगाइए, शीला दीक्षित शायद बहुत ज्यादा उनके घर में अफराद भी नहीं हुआ करते थे। उनके घर में अगर इतनी चीजें हैं तो क्यों है और क्या ये जायज है? इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। सुधांशु मित्तल दिल्ली से मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋचा मिश्रा आम आदमी पार्टी की नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे खास मेहमान एससी अग्रवाल, सुभाष चंद्र अग्रवाल, जिनकी आरटीआई के जरिए ये तमाम खास बातें सामने हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुभाष जी आपके पास आ रहा हूं, ये ख्याल कैसे आपके जहन में आया कि उस घर के अंदर कितनी चीजें लगी हैं, इस बात की जानकारी पीडब्ल्यूडी से हासिल की जाए? देखिए, मेरे सामने 4 सोर्सेज हैं जिनसे कि मेरे को इन्फॉर्मेशन लेने का क्लू मिलता है। एक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो आप लोग रिपोर्टर्स होते हैं, आपकी इनसाइड बीट रिपोर्ट्स, तीसरा एनोनमस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही भेजते हैं, और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ आइटम्स। मेरे को कहीं पे न्यूज़ आइटम पढ़ने को मिली थी कि शीला दीक्षित के घर में 1 दर्जन से ज़्यादा एयर कंडीशनर हैं। तो मेरे को तो 1 दर्जन पे ही विश्वास नहीं हुआ। मैंने आरटीआई लगाई तो पता लगा 31 थे। तो ऐसे मेरे को इसका एक आइडिया मिला कि कैसे ये पिटीशन लगाई जाए। वाकई हैरान करने वाली बात, एक घर जिसमें 31 एसी लगे हुए थे और उन सबको बदला गया नए सिरे से, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को के हवाले किया गया उसके बाद। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि जो जनता के सेवक हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं और जनता किस हालात में है। हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद है, सुधांशु मित्तल साहब। सुधांशु जी, ये जो खबर सामने आई, कैसे आप रिएक्ट करेंगे इस खबर को सुनने के बाद? एक बार आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि बैठी है, पहले उनका भी विचार सुन लूं, फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि जो शायद मैं कहने वाला हूं वो आप लोग कुछ और उपेक्षा कर रहे होंगे। नहीं, पहले आपके लिए लेते, फिर उनके पास चले जाएंगे। मुझे लगता है कि विषय को हम लोग छोटा कर रहे हैं। ठीक है, विषय यह है कि दिल्ली की जनता की सेवा कैसे होनी है। विषय मुझे ये नहीं है कि इनके घर में कितने, मुझे तो यह है कि हर घर में एसी क्यों नहीं है, हर घर में बिजली क्यों नहीं आती है, हर घर में पानी क्यों नहीं आता है, खाने की कमियां क्यों होती हैं। हमारे विषय ये हैं। सरकार और सरकार चलाने के विषय जो हैं उनकी गंभीरता है, जनता से जुड़ी हुई चीज़ों की होती है। छोटे छोटे विषयों को अगर हम बड़ा करके देखेंगे और सनसनी खेज जो है उनकी उस पर केंद्रित करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं हम अन्याय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का घर, ये उनका व्यक्तिगत घर तो है नहीं, सरकारी निवास है। ठीक है। 3.5 एकड़ की कोठियां जो है, ये अगर यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इसमें शीला दीक्षित को मैं दोषी ठहराऊं, शायद मैं अन्याय करूंगा। मैं उनके प्रतिपक्ष में ज़रूर हूँ, राजनीति में वो कांग्रेस की हैं, लेकिन जब व्यवस्था की ओर देखना होता है तो व्यवस्था को बड़े पर्दे पे देखिए, बिग पिक्चर देखिए। हम छोटी छोटी ट्रिवियल चीज़ों को बड़ा करके अगर करेंगे तो शायद व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। वहाँ एक मुख्यमंत्री के आवास पे और जिसमें उनका कार्यालय होता है, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या नहीं सुविधाएं होनी चाहिए, इनका अगर सम टोटल निकालें तो ये दिल्ली की जनता की जो सेवा करनी है उसका कहीं बहुत ही छोटा कोई अंश भी नहीं होगा। इसलिए हर चीज़ को अगर हम व्यक्ति विशेष से जोड़ के, राजनीति से जोड़ के, राजनीतिक व्यक्ति जो हैं उनको दोषारोपण करेंगे, ये ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जनता की सेवा कैसे हो, उस घर में कितनी सुविधाएं हैं, ये एक अलग का मसला है। इसका जवाब मैं जरा पहले सुभाष साहब से पूछ लेता हूं। सुभाष साहब, क्या कोई सरकार की तरफ से पैमाना तय है कि जो टाइप 8 टाइप की जो कोठी है सरकारी, उसमें कितने एसी लगाए जा सकते हैं, कितने गीजर लगाए जा सकते हैं, कितनी सुविधाएं हो सकती हैं? इसका क्या कोई पैमाना भी तय है सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने जो न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी थी और जैसा मेरे को ध्यान पड़ता है कि सीपीडब्ल्यूडी की कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती हैं। और देखिए, मेरा काम तो खाली एक चीज़ को बाहर लाना है कि वो परमिसिबल लिमिट क्रॉस तो नहीं करी है। ये तो अब जांच का विषय है। चलिए, ये जानने के लिए कि सर हमारे पास कोई ऐसा प्रतिनिधि मौजूद नहीं जो सरकार की जानिब से ये बात रख पाता कि आखिर कितनी तादाद में एसी लगाए जा सकते हैं, कितनी चीज़ें और लगाई जा सकती हैं। सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु साहब, रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं कि
ये परमिसिबल लिमिट में है या नहीं है, या कोई कानून का उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है। सुभाष जी अगर ये जानकारी भी आरटीआई के मार्फत ले लेते तो उससे क्या था कि ये चर्चा और सार्थक हो जाती कि भाई देखिए इसमें जो है ये गाइडलाइंस है और ये इनका उल्लंघन हुआ है। अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो फिर शायद ये दोषारोपण जो है या उंगली उठाना मुझे अन्याय लगता है। ठीक है सुभाष जी, आप जो कह रहे थे वो कह लीजिए। जवाब दे दूं, मैंने ये भी प्रश्न अपने क्वेरीज में डाला था, पर क्योंकि क्वेरीज एक एक करके सामने आ रही हैं, अब इसका जवाब पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे। कई क्वेरीज का जवाब तो वो देते ही नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से ये प्रश्न भी डाला था कि परमिसिबल लिमिट क्या है, पर इसका जवाब मेरे को अभी नहीं मिला है। उन्होंने ये कह दिया कि ये क्वेरी हमारे डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करती है। ठीक है, चलिए चर्चा में जरा आलोक शर्मा साहब को जोड़ लेते हैं। कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, ये जो जानकारियां सामने आई शीला दीक्षित के घर के बारे में, जहां 31 एसी लगे हुए थे, डेजर्ट कूलर 15 लगे हुए थे, हीटर्स की तादाद 25 थी, 16 एयर प्यूरिफायर्स थे और 12 गीजर्स लगे थे, क्या जहां शीला दीक्षित रहती थी इस घर में, वहां इतनी चीजों की जरूरत थी, इतनी चीजों की दरकार थी? देखिए, मैं समझता हूं अगर ज़रूरत रही होगी तभी इतनी चीज़ें लगी होंगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री के आवास पे सुबह से ही 7 बजे से लोगों का आना जाना तांता लगा रहता है। तमाम मीटिंग्स रहती हैं, एक तरह से वहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट की तरह वहाँ पर काम चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री सारी फाइलें सारे काम जो हैं वो अपने कार्यालय में ही संपन्न कर पाएँ। मैं समझता हूँ एक राज्य के किसी के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने दायित्व होते हैं, अगर इस तरह की कोई बात है तो वो उसको मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी मानसिकता है वो संकीर्ण है, हमारी दृष्टि संकीर्ण है। एक मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल इसलिए ये गंभीर हो रहा है क्योंकि उसी सूबे की वो मुख्यमंत्री थी जहां पर वो लोगों को नसीहत दे रही थी कि बिजली की बचत करना लोग सीखें, पानी को सही तरीके से इस्तेमाल किया। ये बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन खुद उनके घर में जिस तरीके से बिजली पानी का इस्तेमाल हो रहा था वो लोगों को इस वक्त सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। नहीं, देखिए, अगर बिजली पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा था तो सरकार कहीं ना कहीं उसका बिल पे कर रही थी, और ज्यादा हो रहा था केवल एसी लग जाने से ज्यादा हो रहा था नहीं। अगर आप बिल को देखेंगे कि क्या बिल के अंदर भी बहुत ज्यादा इस तरह के बिल आ रहे थे कि उसकी वजह से ज्यादा कहीं पर उसका इस्तेमाल हो रहा था, तब प्रश्न चिन्ह बनता है। लेकिन अगर आवश्यकता हो और मुख्यमंत्री के आवास पर ज्यादा बिजली भी खपत होती है तो उसमें कहीं पर कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सुधांशु जी और आपकी राय कमोबेश एक जैसी लग रही है मुझे। नहीं, राय की बात नहीं है। आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी जिम्मेवारी रहती है उसके लिए उसने देश के लिए क्या किया, उसने जनता के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली के अंदर आज इन्वर्टर बिकने बंद हो गए हैं और एसी की जो खपत है वो लगभग 250 गुना बढ़ी है, पिछले 250% बढ़ी है पिछले 5 साल के अंदर। तो मैं समझता हूँ दिल्ली का जिस तरह से विकास हुआ है, श्रीमती शीला दीक्षित जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। और शीला दीक्षित जी से पहले इसी मकान में दिल्ली के एलजी महोदय रहते थे, तो उस समय भी इसी तरह की वहां पर सुविधाएं थी। मैं नहीं समझता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री लेवल के जो लोग हैं उनके पास मिलने वालों का तांता लगा रहता है, तमाम तरह की मीटिंग्स और जिम्मेवारियां रहती हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय को बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। इस चर्चा में ऋचा मिश्रा को जोड़ लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ऋचा, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की हुकूमत को संभाल चुके हैं, आपका आना जाना रहता होगा उनके घर पर भी, उनके घर में भी क्या इसी तादाद में साजो सामान इस तरह के मौजूद थे या इससे कुछ अलग की तस्वीर थी? सबसे पहले तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इस वक्त यूपीए 2 और यूपीए 3, माफ़ कीजिएगा एनडीए, मतलब दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। और सुधांशु कहीं आकर के तो अगर देश के अगर विपक्षी दलों के नेता एक राय हो जाए तो ये अच्छी बात है। एक राय ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई वीआईपी बन जाता है तो उसके बाद वो जनता का एक तरह से जनता का पैसा है। ये जो हमारे मित्र आलोक जी कह रहे हैं कि भाई सरकार पैसा देती है, अगर 31 एसी और इतने सारे गीजर हैं तो उसका पैसा जो जा रहा है वो जनता की जेब से जा रहा है। जहां आज दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं और मीडिया में जिसकी कोई खबर नहीं है, ना कांग्रेस उस पर कुछ बोल रही है, ना उस पर कुछ बीजेपी बोल रही है, एक इतने सारे गरीब लोग जमीन। ऋचा जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज सही तरीके से जरा नहीं हम तक पहुंच रही है। ऋचा, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, उस घर के बाहर हमारे संवाददाता अभिमन्यु शर्मा पहुंचे जहां पर पहले शीला दीक्षित रहा करती थी और आज के वक्त में मनमोहन सिंह रहते हैं। वहां से एक खास रिपोर्ट देखिए अभिमन्यु शर्मा की। ये वही घर है जहां पर
शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व सीएम लगभग 1 दशक तक रहीं, जब वो दिल्ली की सीएम होती थी। उसी दौरान उन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली वालों को अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में कटौती चाहिए तो उन्हें कम बिजली खर्च करनी चाहिए। लेकिन इस बात के बिल्कुल विपरीत शीला दीक्षित के इसी घर में 31 एयर कंडीशनर्स, 15 कूलर्स और 25 हीटर्स पाए गए। ये इंफॉर्मेशन एक आरटीआई क्वेरी के द्वारा पता लगी है कि शीला दीक्षित ने ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस दौरान इस्तेमाल किए जब वह दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, और ये सारे अप्लायंसेस इसी घर के अंदर इस्तेमाल होते रहे जब तक शीला दीक्षित ये घर छोड़कर राजभवन केरला नहीं चली गई। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिमन्यु शर्मा, फोकस न्यूज, नई दिल्ली। तो ये तस्वीर है उस घर की जहां पर पहले शीला दीक्षित रहा करती थी, अब वही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो इस पर रिएक्शन मिल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऋचा कुछ बहुत खास बातें कह रही थी और बहुत खास तरीके से अपनी बात इस पर रख रही थी। एक बार फिर से ऋचा का रुख करते हैं। ऋचा, अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सपने दिखाए थे इस ऋचा के पास मैं जाऊंगा जरा। सुभाष चंद्र अग्रवाल जिनकी आरटीआई पे इस तमाम चीजें सामने आई हैं। सुभाष जी, इससे पहले मैंने आपकी ही आरटीआई के जरिए खबर एक पढ़ी थी जिसमें आपने ये जानकारी हासिल की थी कि तकरीबन 400 एमपीज हैं, उसमें नॉन सिटिंग और सिटिंग तमाम लोगों का आंकड़ा था, जिसमें करीब 7 करोड़ का बिल बकाया है टेलीफोन का। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे को आंकड़े तो नहीं पता, इस समय याद नहीं है, पर बहुत ज़्यादा बकाया था। बल्कि उसमें 1 एमपी तो 42 लाख रुपया बकाया था। सवाल यह है कि 42 लाख का बकाया हो कैसे गया, उनकी पेंशन क्यों नहीं रुकी, उनकी पे कैसे नहीं रुकी, और उन एमपी के नाम पे संस्थाएं बनाई गई सरकारी, और रिकवरी के लिए अब उनके वारिसों से कैसे रिकवर किया जाएगा पता नहीं। इस देश में तो प्रधानमंत्रियों पे भी बकाया रहता है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज कुछ हैरत हो रही है जब आप सुधांशु साहब को और आलोक साहब को सुन रहे हैं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं तो जो देखिए आरटीआई से पता लगा है मैं तो वो बता रहा हूँ, मैं कोई विश्लेषण नहीं कर रहा। विश्लेषण करने का काम आपका है, मीडिया कर्मियों का या राजनीतिक दलों का है, जिनके ऊपर की ये सारा जवाबदेही है। मैं तो जो आरटीआई से मिला वो बता रहा हूँ। ठीक है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पे वो दिवंगत हो गए, पर उनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स का बकाया रहा। एसडी देवगौड़ा जी, वो उनका केस इंडियन एयरफोर्स को हाई कोर्ट तक ले जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उनके पास प्रधानमंत्री के नाते इंडियन एयरफोर्स का बकाया था। तो ये सब मेरे को तो नहीं अच्छा लगता, बाकी हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अच्छा अभी इस सवाल का जवाब पूछूंगा मैं कि आलोक जी से भी और सुधांशु साहब से भी, लेकिन उससे पहले ऋचा से समझ लेते। ऋचा, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ऋषि जी देखिए, हमें ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आज जो जनता है, ये आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ये आपने सेंसिटिविटी को भांप लिया है। आज से पहले इस तरह के प्रोग्राम्स कम होते थे, और अगर ये प्रोग्राम आज दिखाए जा रहे हैं और हर जगह इस पे चर्चा हो रही है कि भाई किसी पूर्व चीफ मिनिस्टर के पास इतनी सारी चीज़ें थी, भोग विलास की चीज़ें हैं, तो इसका मतलब जनता जाग गई है। जनता आज एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। और जैसे सुधांशु जी बीजेपी से कह रहे हैं कि पहले ऋचा बोलें, पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलें, तो आम आदमी पार्टी ने जब से हम आए हैं तब से एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं। और आज जनता प्रश्न पूछ रही है कि भाई आपने 31 एसी के एक माता और पुत्र के लिए इतने सारे एसीज की क्या जरूरत थी। आज मैं भी अरविंद जी के ही ऑफिस में काम करती हूँ, रोज उनके ऑफिस में जाके वहाँ पर घर में बैठती हूँ और हम वहाँ से काम करते हैं। हमारे पास तो एक निजी एसी के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, हम एक कूलर और एक पंखे से भी काम चला लेते हैं, क्योंकि हम सेवा करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे हैं। परंतु यही देखना है कि जब और इसी वीआईपी कल्चर के हम अगेंस्ट हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि हमारे राजनीतिक दल जो हैं धीरे धीरे समझेंगे। जब हम इस पे प्रेशर डालेंगे, जब ये जनता पूछेगी प्रश्न, आपके इस इतने अच्छे प्रोग्राम द्वारा ये चीज़ें बताई जाएंगी, तो ये लोग भी फिर अपना सुर बदलेंगे। वरना हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है, और बड़े बड़े बंगलों में बड़ी बड़ी आलीशान चीज़ों, भोग विलास की वस्तुओं। ठीक है ऋचा, एक चीज का छोटा सा जवाब मुझे आपसे चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने उनको घर मिला था, उसी के साथ उनका ऑफिस भी सटा हुआ था, उस वक्त उनके घर में कितनी चीजें इस तरह की थी? उनको जो पहले घर मिला था, अभी जिस घर में वो रह रहे हैं, पहले तो वो एक फ्लैट है, वो जहां उनकी पत्नी को पहले घर मिला हुआ था, वो वैसे ही उसी तरह का एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ही फ्लैट है, वो बंगला नहीं है।
उन्होंने एक ऑफिस मांगा था, जो कि जब इस तरह की बातें उठी तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वीआईपी कल्चर के खिलाफ है और हम करके दिखा रहे हैं, हम एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं और हमारे मित्रों को ये चीज सीखनी पड़ेगी। आलोक जी जरूर इस पे जवाब दीजिए कि आज तक इतना पैसा खर्च हुआ है, इस पे आज प्रश्न उठ रहा है, वो क्यों उठ रहा है? क्योंकि जनता जाग गई है और जनता आपसे पूछना चाह रही है कि इतने की क्या जरूरत है, क्या मतलब। चलिए, जनता जाग गई है और जनता पूछ रही है। सुधांशु जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं और आलोक जी आपको भी मैं देख पा रहा हूं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जरा दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस खबर के सामने आने के बाद। दिल्ली के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। ये आम आदमी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। 31 ऐसी, लेकिन ये सोच के लगता है 31 ऐसी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। 2 का 4 होते, 4 के 6 होते, 8 मान सकते हैं। 31 ऐसी तो आदमी सोच ही नहीं सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो टैक्स वाले का पैसा है ना, उनकी जेब से तो पैसा जा नहीं रहा है। मनी इज गेटिंग वेस्टेड। हम ट्रस्ट करते हैं उन लोगों को ऑब्वियसली, तभी हमने उनको चूज़ किया था। एंड देन व्हेन यू गेट टू नो दिस कि वो 31 AC चला के बैठे हुए हैं, लोगों के घर में लाइट भी नहीं आ रही है। एक पैरामीटर होना चाहिए, वो पैरामीटर सबके बराबर होना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम आदमी हो। 31 AC एक कमर्शियल ऑफिस में नहीं होते, उनके घर में लगे हुए हैं। इसके लिए उनको पेनलाइज करना चाहिए। बेसिकली टैक्स तो दूर की बात है, पहले करो पेनलाइज। सुधांशु साहब, आपने सुना दिल्ली की जनता क्या कह रही है, अब अपनी बात रखिए आप। ऐसा है, पहली बात तो मैं बड़ा अच्छा वक्तव्य सुन रहा था कि आम आदमी ये है और आम आदमी वो है जी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहला घर लिया था, जो 2 कोठियों को मिला के एक बनाई गई थी, उसमें 17 AC लगाए थे। वो तो जब जनता ने हल्ला मचाया कि आप तो कहते थे कि हम तो सरकारी घर में ही नहीं जाएंगे और आप तो इतने बड़े बड़े रहे, तब उन्होंने क्या, तो देखिए इन्होंने कहा साहब हम जो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। कौन सा मंत्री इनका था जिसने लाल बत्ती की गाड़ी नहीं ली? वीआईपी कल्चर की बातें करना, देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये जो है चुनावों में इनकी पिटाई इसीलिए हुई क्योंकि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मैं दूसरी बात में इनके छिछोरेपने की बहस में नहीं जाना चाहता। मैं दूसरी बात इस पर गंभीरता से लीजिएगा। कल को कहिए राष्ट्रपति भवन जो है उसमें कितने AC लगे हुए हैं? उसमें तो 100 कुछ कमरे हैं। कहिए एक अकेला राष्ट्रपति, उसको इतने कमरे की क्या जरूरत है? कुछ चीज़ों को, मुझे लगता है कुछ चीज़ों को उनके परिप्रेक्ष्य में देख के, उनकी संवेदनशीलता को देख के, ठीक है, ये बात मैं आपकी जायज मानता हूं। मुझे ध्यान आता है, एक मिनट खत्म कर लूं मैं बस। मुझे ध्यान आता है, शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। अगर मैं सिंगापुर के जो मोदी जी के खिलाफ छिछोरे शब्द का इस्तेमाल करूं, एक मिनट मैं, देखिए आपको जब बोलना हो तो आप बोलिएगा, आपको जब बोलना हो जो बोलेगा। मुझे जरा बोलने बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आपको इतना पता होना चाहिए। पब्लिक फोरम में बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं, इस्तेमाल करा जाए। मैं पब्लिक फोरम में सोच समझ के, कृपया अपनी उम्र का भी लिहाज करें और शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। ये एक जनता का प्लेटफॉर्म है, बात कर रहे हैं। आप किसी पूर्व चीफ मिनिस्टर को छिछोरे वर्ड से नहीं आप बोल सकते हैं। ये अपने शब्दों पे जरा लगाम लगाएं। हम अगर मोदी जी को मोदी जी बोलते हैं, छिछोरा शब्द जो है, आपके सभी नेताओं माफ करिएगा, छिछोरा एक स्टेटस, एक लेवल क्रिएट करना चाहिए सर। मैंने अरविंद जी को बोला, मैंने अरविंद नहीं कहा है, मैंने अरविंद जी के लिए अरविंद जी ही कहा है। इसलिए कृपा करके मुझे शब्दों के चयन के बारे में आपने सिखाइए। मैं पहली बार नहीं बोला और मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं बोला जो कि अभद्र शब्द हो। अब मुझे बोलने दीजिए मेरी बात को। ठीक है सुधांशु साहब, जब बीच में नहीं बोलना चाहिए। पहले शिष्टाचार ये रखिए कि कोई जना बीच में जब बोल रहा हूं तो बीच में ना बोलिए। आपका जब मौका मिले जो आपको कहना कह लीजिएगा, मैं तो सुन लूंगा। अब बात हो रही है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया राष्ट्रपति भवन का। कल को आप कहिएगा राष्ट्रपति भवन में कितने लगे हुए हैं, कल को कहिए साउथ ब्लॉक में कितने लगे हुए हैं, कल को कहिएगा नॉर्थ ब्लॉक में कितने लगे हुए हैं। नहीं, वो तमाम दफ्तर है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। देखिए और सुनिए, एक मिनट, मैं 1 मिनट खत्म कर लूं। ठीक है। ली जो है वो प्रधानमंत्री हुए सिंगापुर के। सिंगापुर में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो उनके मंत्री होते हैं, उनकी तनख्वाह और उनकी सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर में जो टॉप एग्जीक्यूटिव होता है उससे ज्यादा होती है। उनसे पूछा कि भाई आप जो है इतना पैसा और इतनी सुविधाएं क्यों देते हैं? बड़ा सुन के विचलित हुआ था मैं। उन्होंने कहा देखिए, मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की तरह इन चुने हुए प्रतिनिधि और ये मेरे जो मिनिस्टर्स हैं उनमें त्रुटिपूर्ण आचरण आ जाए, क्योंकि जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं वो इतने बड़े काम है मेरे लिए
ठीक है, ये अलग रुख पे जा रही है सुधांशु जी, की अहमियत जो है ये बहस अलग रुख पे चली जाएगी। आपकी सरकार है, आप इस पर काम कर सकते हैं, और जो वेतन भत्ते की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसको आप नए सिरे से परिभाषित भी कर सकते हैं। ये आपकी सरकार, मैं बात आपको कह रहा हूं कि चीजों को आप जब ये एक मुख्यमंत्री के आवास के बारे में जब आप इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो ये कितनी जायज है कितनी नहीं है, और कोई इसमें हाई मॉरल ग्राउंड, देखिए मेरे लिए तो बहुत आसान था, शीला दीक्षित जी का आप नाम ले रहे हैं, उनके बारे में बदनामी हो रही है, मैं भी उसमें कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जहां व्यवस्था के प्रश्न होते हैं वहां पे एक ईमानदारी से चीजों को अभी आंकड़े हर चीज में राजनीति करने से कोई फायदा नहीं आएंगे, इस वजह से आप संभल कर बोल रहे हैं। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, जहां मैं कोई समझ के नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई इसमें वो नहीं होती है, मेरा तो सिर्फ ये कहना है। अभी हमारी आम आदमी पार्टी की जो बहन बोल रही थी, तो उनमें उनको देखिए ना आप, उन्होंने जिस तरह से 49 दिन में लोगों को क्या नजरिया दिखाया था। एक तरफ उन्होंने जनता दरबार लगाने की बात कर दी थी, फिर भाग के छत पे चढ़ गए थे। अरे भाई, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री की तरह रहना पड़ेगा ना। आप वहां से वैगनार कार में चलते हैं नोएडा से, आप वहां से मेट्रो लेकर चलते हैं, आप हजारों पुलिस वालों को लगाते हैं। तो मैं ये कहूँगा वो छिछोरे तो नहीं है, लेकिन उनकी सोच जरूर हमने देखी कि पूरी तरह से छिछोरी सोच थी। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को चलाना चाहा, उन्होंने पहले ही आते ही 24 घंटे के अंदर बड़े बंगले के लिए लेटर लिख दिया था। उनके तमाम मंत्रियों ने VIP नंबर्स ले लिए थे, उन्होंने इनोवा नई गाड़ियां ले ली थी। कांग्रेस तो फिर भी एम्बेसडर जो पुरानी चल रही थी उसमें चल रहे थे। इनोवा जो 17-18 लाख रुपए की गाड़ी थी, उस गाड़ी को उन्होंने पहले दिन ही बुक करने के लिए बोल दिया था। तो किस तरह के कौन से आदर्शों की बात आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी ने तो तमाम जो आदर्श पहले से भी स्थापित थे उनको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। जहां तक मुख्यमंत्री का आवास होता है उसके ऊपर राउंड द क्लॉक मैं कंप्लीट कर लूं, एक छोटा सा वाक्य और कहूंगा। राउंड द क्लॉक जो है, इतना स्टाफ बैठा होता है। ऐसा नहीं कि 31 AC लग गए तो मुख्यमंत्री के कमरे में ही लग गए, वो तमाम स्टाफ के लिए भी होते हैं। अगर स्टाफ को आप सुविधाएं नहीं देंगे तो दिल्ली की समस्याएं कैसे दूर करेंगे। आज आप दिल्ली की समस्याएं जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, दिल्ली की आबादी बढ़ती चली जा रही है, पॉलिटिकल कितना प्रेशर है। आपको अगर सरकार छोड़नी हो, भाग के जाना हो तो ठीक है, आप कहीं भी रहिए और फिर 49 दिन के बाद भाग जाइए। लेकिन अगर आपको सरकार चलानी होगी तो एक सिस्टम डेवलप करना होगा, सुविधाएं लेनी होंगी, सुविधाएं अपने स्टाफ को देनी होंगी ताकि दिल्ली की जनता की सेवा की जा सके। चलिए, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं आलोक जी, आप ही से समझ लेता हूं कि आप कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं देनी होगी अपने स्टाफ को ताकि वो काम कर सके, लेकिन दिल्ली की जनता क्या कह रही है और क्या कह चुकी पहले, ये भी आपने देखा है। बहरहाल आपने दूसरे और मुख्यमंत्री के घरों का भी दौरा किया होगा, आप गए होंगे आलोक जी, वहां पर भी क्या इसी तादाद में एसीज लगे होते हैं, गीजर्स लगे होते हैं? कई मुख्यमंत्रियों का दौरा किया है मैंने, कई छोटे राज्यों का भी और कई बड़े के राज्यों का भी। अगर आप मायावती जी के शासनकाल का अगर देखेंगे, लखनऊ का जिस तरह से वहां पर जो आचरण था, तो मैं कहूँगा कहीं तुलना ही नहीं होगी। फिर भी श्रीमती शीला दीक्षित जी का जो आवास था वो एक, मैं कहूँगा, आदर्श आवास था। अगर कहीं पर 1 AC 2 AC ज़्यादा भी लगे थे, मैं नहीं समझता कि उसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तमाम आप अगर मुख्यमंत्रियों के आवास देखेंगे, गवर्नर हाउसेज देखेंगे, अब गवर्नर हाउसेज कई एकड़ में होते हैं, एक व्यक्ति रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मकान को छोटा सा कर दीजिए, एक फ्लैट दे दीजिए। कहीं ना कहीं पद की भी गरिमा रहती है, पद की भी मर्यादा रहती है। ये तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद ही गवर्नेंस आगे बढ़ती है। ठीक है, ऋचा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह की डिबेट हो रही है कि, और ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये जो लग्जरी है, एक देखिए, एक ज़रूरत होती है और एक लग्जरी होता है। यहाँ लग्जरी को जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये तो हमारी ज़रूरत है। धीरे धीरे इतनी सारी उपभोग की चीजें सिर्फ अपने देश की जनता के कामों को करने के लिए। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आलोक जी, आपकी बात बहुत प्यार से और अच्छे से सुनी थी मैंने, तो कृपया मेरी भी बात सुन लीजिए, क्योंकि देश की जनता ये सुनना चाहती है कि आज वो समय आ गया है कि नेताओं से पूछा जाए कि भाई आप इतना खर्च कर रहे हैं, ये जो देश का पैसा है, ये हमारे टैक्स का, आप भी तो टैक्स पे करते हैं आलोक जी, ये पैसा वही है, हम लोग जो पैसा पे करते हैं टैक्स के द्वारा, ये वही पैसा है जिससे हम कटौती करके कर सकते थे। बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जो चीजें कह रहे हैं, क्योंकि अब वो उन लोगों को भी भोग में आना है, VIP कल्चर को और आगे बढ़ाना है, वो तो हेलीपैड अपने छतों पे जल्दी बनवा लेंगे, उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। पर जहां झुग्गियों में, जहां DDA फ्लैट्स में, जहां छोटी कॉलोनियों में एक बिजली नहीं आ रही है, आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर आप किस जनता की बात कर रहे हैं? कौन आपके वहां जनता, आपने जनता दरबार का
उदाहरण दिया। हमने कोशिश की, हमने गलतियां की हो सकती हैं, पर हमने कोशिश की और बहुत ईमानदारी से कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि जो 2 साल पहले उपजी हुई पार्टी है वो कितना काम कर रही है और आप लोगों को भी आगे का रास्ता दिखा रही है कि ऐसी पॉलिटिक्स की जाती है, ऐसे राजनीति की जाती है और ऐसे जनता की सेवा की जाती है। तो इसलिए कृपया इन चीजों को गलत तरीके से ना देखें। और आपकी तो पार्टी गांधीवादी पार्टी है, आप तो कांग्रेस तो कितनी पुरानी पार्टी है, तो आपको तो वैसे ही एक रोल मॉडल के रूप में आना चाहिए था। परंतु ठीक है, वडेरा कांड हो रहा है और बहुत सारे कांड हो रहे हैं, वो अलग रुख पे जाएगा, वो अलग रुख नहीं पढ़ते हैं। तो आलोक जी मैं आ रहा हूँ, जरा सुधांशु साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु साहब की बात सुन ले, उसके बाद आपके पास आता हूँ। चलिए, इन्होंने मेरी बात तो बड़ी करी। मैंने कहा मूल प्रश्न क्या है? मेरा मूल प्रश्न यह है कि जनता में हर एक के घर में बिजली क्यों नहीं है, उसके लिए क्या करना है? पानी क्यों नहीं है, उसके लिए क्या करना है? एयर कंडीशनर हर एक के घर में क्यों नहीं होना चाहिए? रोटी क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रश्न ये हैं और इन प्रश्नों की तरफ काम करना चाहिए। जो जंगल खरीदने जाते हैं वो पेड़ नहीं गिनते हैं, और अगर पेड़ गिनने लगे तो जंगल कभी नहीं खरीदेंगे। एक बड़ी अच्छा शेर था, मंजिल ने तो हर राह पे रह रह के पुकारा, मंजिल ने तो हर गांव पे रह रह के पुकारा। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ लाइनें शायद मिस हो रही हैं आपसे। सुधांशु जी, कुतर्क करने से तर्क बदल नहीं जाता है। कृपया इस बात को समझिए कि आपको जनता के प्रतिनिधि होने के नाते एक अपेक्षा होती है कि आप एक रोल मॉडल बने, परंतु यहाँ आप उसी के पैसे से आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए जनता प्रश्न पूछेगी। ठीक है ऋचा जी। आलोक साहब, आपके साथ के जरिए ही आम आदमी पार्टी ने सरकार दिल्ली में चलाई थी, हालांकि उसके बाद 49 दिनों के बाद वो सरकार जाती रही, और अब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ किया वो सही नहीं था, गलत था। बहरहाल आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। बात देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, दिखावे में, वास्तविकता में, असलियत में, इनमें सब में फर्क होता है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का रोल मॉडल दिल्ली के सामने प्रस्तुत किया वो केवल एक दिखावा था, केवल एक छलावा था। छलावा और दिखावा ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है। 49 दिन में क्यों सरकार छोड़कर भाग गई? इनको समझ आ गई कि जो आपने वादे किए हैं, जो 51 पेज का आपने मैनिफेस्टो दे तो दिया है, बात तो बहुत अच्छी लगती है, झुग्गियों के बारे में ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, आपने किया क्या 49 दिन में? आपने तो जो गर्मी के लिए बिजली का प्लान होना चाहिए था वो भी नहीं बना के गए। आप लोग तो सब्सिडी के बेस पे आपने बिजली के प्राइसेस कट ऑफ कर दिए। आपने पहले मैनिफेस्टो में तो नहीं कहा था कि हम सब्सिडी के आधार पर ही प्राइसेस कम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी 49 दिन में समझ गई थी कि हम दिल्ली को नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए वो भागे हैं। आज आप छोटे छोटे प्रश्न उठाकर एक नकारात्मकता का धरातल बनाएं, दिल्ली की जनता के बीच में एक नेगेटिव मैसेज दें, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। आप यहां से चले, आपने पूरा दिल्ली को एक जो है स्टेपिंग स्टोन बनाया कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बनारस जाके चुनाव लड़ लिए, आप पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पार्टी बन अपने आप को समझने लगे कि पता नहीं हम तो पूरा प्रधानमंत्री क्या और मंत्रालय क्या सभी कुछ यहीं बना देंगे। लेकिन देश की जनता आपकी जितने करतूत थे, करतूत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, उनको समझ गई है। आप मुख्यमंत्री रहे, आपने कहा 26 जनवरी की परेड नहीं होने देंगे। ये कौन सा आदर्श स्थापित कर रहे थे आप? अगर किसी भी लीडर की 10 माओवादी लीडर की 10 वाक्य अगर आप उठा लें और आप इधर से किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता की उठा लें तो 9 वाक्य कॉमन मिलेंगे। माओवादी भी सफल नहीं हो पाए और आम आदमी पार्टी भी सफल नहीं हो पाएगी। कहना चाह रही है ऋचा, जवाब देना चाह रही है आपकी बात का, लेकिन एक बार फिर से मैं जरा अपने दर्शकों से मुखातिब होकर उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वो भी यानी आप सीधे इस चर्चा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन में नीचे के हिस्से में हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आप बताइए हमें फोन करके कि ये जो सरकारी पैसे से जो शाह खर्ची हो रही थी कितनी जायज है, कितनी नाजायज है। फोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं 0120-410-9072। इस नंबर पर कॉल करके आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। एक मिनट आ रहा हूं सुभाष साहब आपके पास। सरफराज आलम एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सरफराज, क्या कहना चाहते हैं आप? कितना सही कितना गलत देख रहे हैं आप इस शाह खर्ची को? सर, ऐसा है कि जहां हिंदुस्तान में लोगों को रहने की जगह नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, और जो मुख्यमंत्री के घर में 31 और 40 तो एसी रहा हो, वो क्या देश की भलाई कर सकेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज।
हजारीबाग बिहार से ये कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि आम जनता के लिए क्या मुहैया करवा रही हैं सरकारें और उन सरकारों के नुमाइंदे किस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, अपनी जिंदगी को जीते के हैं और शायद उसे जस्टिफाई भी करने की कोशिश लगातार की जा रही है यहाँ पर। बहरहाल सुभाष चंद्र अग्रवाल जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुभाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा में उठाया था कि ये जो इतना टेलीफोन और बिजली का बिल हमारे भूतपूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों पर बकाया था, उसके बारे में उठाया था। अच्छा होगा कि ये राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, ये उसके बारे में भी कुछ बताएं। हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में जो बकाया बिल रहे इंडियन एयरफोर्स के, इसके बारे में भी अगर ये अपनी राय बता दे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पिछले अभी एनडीए की हुकूमत देश में चल रही है लेकिन उससे पहले कांग्रेस की लंबे वक्त तक हुकूमत रही है। आलोक जी हमारे साथ जो मौजूद हैं सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब, जिनकी आरटीआई के जरिए ये बात सामने आई है। उन्हीं के आरटीआई के जरिए ये भी बात सामने कुछ वक्त पहले आई थी कि करीब 400 सांसद, उसमें सिटिंग एमपी भी हैं, नॉन सिटिंग एमपी भी थे और कुछ गुजर भी गए थे, यानी दिवंगत हो चले थे। उन पर करीब 7 करोड़ रुपए का सिर्फ टेलीफोन बिल्स के बकाए थे। इसे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? बिल्कुल भी मैं जस्टिफाई ना करना चाहता हूं, ना मैं जस्टिफाई करूंगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के एमपी रहे हों, चाहे किसी अन्य दल के रहे हों। अगर उनका कोई बकाया है तो उनसे पूरी तरह से सख्ती से, कानून का राज है, लॉ, रूल ऑफ लॉ है, जो भी कानून के तहत प्रक्रिया होती हो वो अपनानी चाहिए और उनका जो भी बकाया है वो वसूल किया जाना चाहिए। टेलीफोन तो एक नॉन पेमेंट पे काट दिया जाता है। इन लोगों के खिलाफ एक पे 42 लाख रुपए एक्यूमुलेट कैसे हुआ? कानून का राज कहाँ है? क्यों नहीं? मैं समझता हूँ बीएसएल और जो एमटीएनएल तमाम एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों को पूरी सख्ती से निपटना चाहिए। किसी भी दल का कोई भी सांसद या इस तरह का नुमाइंदा रहा हो, चाहे मंत्री रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, उसकी बिजली भी कटनी चाहिए, टेलीफोन भी कटना चाहिए। कटना चाहिए लेकिन कटती नहीं है, ये सच्चाई है। सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन डॉक्टर शेखर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर पटना से। डॉक्टर शेखर, आप कैसे देखते हैं इस शाखर्ची को? हेलो जी डॉक्टर शेखर। हाँ जी, हमारा सवाल है आम आदमी पार्टी से। वो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल अभी जो सीएम हाउस अपना जहाँ पे उन्होंने स्थान बनाया हुआ है वो कब छोड़ रहे हैं? वो डॉक्टर शेखर, ये हमारे शो से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, इस पर फिर किसी दिन और हम बात करेंगे, तब आप हमें कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु मित्तल साहब, आप जो कहना चाह रहे थे आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपना शेर पूरा कर दूं। मंजिल ने तो हर गाम पे, हर माइलस्टोन पे रह रह के पुकारा, उलझे ही रहे लोग यहाँ राह गुजर में। बड़ी चर्चाएं करिए, बड़ी चीजों की चर्चाएं करिए, ठीक है, महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करिए, उससे अच्छी चीजें निकलेंगी। मेरा एक और आपको बतला देता हूं, हम लोग जो है आदर्श कुछ और कहते हैं और पेश कुछ और करते हैं। मैं एक बात में आलोक जी की बहुत सहमत हूं कि आलोक जी ने कहा कि जिस एमपी का कुछ भी बकाया हो, किसी मंत्री का बकाया हो, उसकी फौरन सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन जहां तक चंद्रशेखर जी वाला सवाल है, मैं उसमें बिल्कुल मतभेद रखता हूं। एक प्रधानमंत्री जाएगा, आप कहेंगे नहीं आप इसके बिना जा नहीं सकते, आपको यही लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप कहिए कि प्रधानमंत्री को उसके पैसे देने पड़ेंगे। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। हमें पर्दों की गरिमाएं, व्यवस्थाओं की गरिमाओं का ध्यान रखना चाहिए। कहीं हम लोग जाति कर रहे हैं सारी चीजें में, वही मैंने कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं और इससे कहीं बड़ी चीजें जो है उनका नुकसान हो रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा इसमें न्याय है कि प्रधानमंत्री जो है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, वो तो इसी तरह जा सकते हैं, दूसरी तरह जा नहीं सकते, और अगर जाएंगे तो उसके पैसे भी वही देंगे। ऐसे कैसे? और जिन सांसदों के टेलीफोन बिल्स वगैरह बकाए थे उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए मैंने कहा जिनके की टेलीफोन बिल, जिन एमपीओ के, जिनके व्यक्तिगत तौर पे खर्चों के कोई भी बकाया है, वो बकाया वसूल होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, उसमें कहां से दो राय सकती। लेकिन जो अपनी सरकारी कामकाज में चीजों में खर्च, मैं बोल लूं मैडम, मैं बोल लूं, कोई सभ्यता, आप बोलिए, ऋचा जी नहीं बोलेंगी, बोलिए आप। जो आदमी अपने ऑफिशियल कार्य के लिए जो चीजें कर रहा है उसकी व्यवस्था अलग है। अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए जो चीजें कर रहा है उस पर कोई सरकार की मुरव्वत हो ही नहीं सकती है।
ये दो जो है उसूल हमेशा फॉलो होने चाहिए। इसमें डिबेटेबल कैसे हो सकता है? लेकिन उसूल तो किताबों में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं सुधांशु साहब। जैसा कि जो शेर आपने जिस शेर का जिक्र किया जो बहुत दिल से लगा था, आपने दोबारा भी सुना ही दिया हमें। बहरहाल ऋचा कुछ कहना चाह रही हैं? एक बात पूरी कर लूं। सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जी। अगर सुधांशु जी समझते हैं कि ये नाजायज है प्रधानमंत्री से पैसे वसूल करना, तो आप नियमों में सुधार कर दीजिए। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि नियम तो नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं आप नियम ऐसे बना दीजिए जिससे कि किसी को उंगली उठाने का प्रश्न नहीं उठे। बिल्कुल। ये अच्छा नहीं लगता कि एसडी देवगौड़ा के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर मैं सुधांशु जी की एक बात कहना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं आप बिग पिक्चर देखिए। डेफिनेटली बिग पिक्चर देखनी चाहिए सुधांशु जी, और बिग मॉडल्स दिखाना बीजेपी के स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है। यहाँ पर किसी ने बहुत फेमस व्यक्ति ने ये कहा है कि जो डिटेल्स हैं, गॉड इज़ इन डिटेल्स। और ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ हमने उठाई है। दिखने में आपको बहुत तुच्छ और निम्न दर्जे की चीज़ लग सकती है, परंतु ये एक डिटेल है। और डिटेल ये जो होता है, ये सैंपल होता है। ये सैंपल एक बड़ी चीज़ जो चल रही है उसका आईना है। तो हमें हमारे डेमोक्रेसी का, आपने सिंगापुर का एग्जाम्पल लिया, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उससे हम अभी अपने देश में बहुत हमारा डिफरेंट है, हमारा बहुत अलग है। तो डिटेल्स पे जाना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हम कॉलर्स को भी बुला रहे हैं। इसमें सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही नहीं बात कर रही है, बाहर से भी लोग बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दर्शकों के लिए भी बहुत यूज़फुल प्रोग्राम है। और आलोक जी जो इतनी गुस्से में बता रहे हैं, आलोक जी ये प्रोग्राम आम आदमी पार्टी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ना हमारा प्रोग्राम है, हम भी आप ही की तरह यहाँ इन्वाइटी हैं। तो इतना इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। हमारे 49 डेज एक बेंचमार्क थे जिसके वजह से आज बहुत कुछ दिल्ली की राजनीति में बदल चुका है। तो और दिल्ली की जनता से अगर हम उन दिनों के बारे में पूछें तो वो बताएंगे कि उन्होंने ऋचा जी आपकी बातें कुछ ऐसी हैं कि दोनों सुधांशु साहब भी और आलोक साहब दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु साहब आप पहले अपनी बात रख लीजिए। अगर इतना ही कुछ बदल गया होता और ये बेंचमार्क होता ना, तो दिल्ली में 7-0 नहीं होते और दिल्ली में आपको जो है लॉक स्टॉक एंड बैरल रिजेक्ट नहीं करा जाता। जनादेश का कुछ तो सम्मान करना सीखें आप लोग। जनादेश से कुछ सबक लेना सीखिए। बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं। आप एक सेकंड, आप फिर बीच में आप फिर बोलने लगी, बीच में आप फिर बीच में बोलने लगी। कमाल है, कुछ तो तहजीब होनी चाहिए। एक होता है टोकनिज्म, सिंबलिज्म, और एक होता है ईमानदारी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या था कि आपने दिखाया कुछ और करा कुछ, इसलिए जनता में अविश्वास आया, घृणा आ गई कि सब जो है जनता के सामने कहते कुछ हैं और करने में कुछ और लगे हुए हैं। इसीलिए जो है जनादेश जो है अपना आक्रोश उसे सामने लेके आया। उस आक्रोश की में अपनी स्तुति करना और अपनी गुणगान करना आपको शोभा दे सकता है, मुझे नहीं लगता है ये जो है वास्तविकता है। सुधांशु जी ये डर हर एक के लिए है, ये डर तो हर एक के लिए जो है शब्दों से नहीं चलेंगी। ठीक है सुधांशु जी, हम नंबर 2 हैं, इसलिए ईमानदारी से बात करें। जितनी भी हम नंबर 1 है जी, आप 7 सीटों में आ रहे हैं। हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, आपको खुशी होती होगी कि कोई आप जो बात नहीं है। आप जो थे 28 सीटों में जीते थे, आप 10 सीटों में जीते हैं सर। 1.5 साल पुरानी पार्टी, आप 28 सीटों में जीते थे विधानसभा में, इस बार लोकसभा में सिर्फ 10 पार्टियों के सामने अपनी स्तुति करते रहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारा विषय नहीं है ये। सुधांशु जी मैं लौटूंगा आपके पास और आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले भोपाल का रुख करते हैं। राम कुमार एक कॉलर इस वक्त मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। राम कुमार, आप कैसे देखते हैं इस शाह खर्ची को जो मुख्यमंत्री आवास में किया जाता रहा? राम कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया। राम कुमार एक कॉलर जुड़े थे हमारे साथ भोपाल से जो अपनी बात रखना चाह रहे थे इस पूरे मुद्दे पर। आलोक शर्मा साहब, आपकी उंगली उठी हुई थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 1.5-2 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से देश की जनता को गुमराह किया है, वो कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है। आज भी वो चैनल पर बैठ रही हैं तो वो ये नहीं बता रही हैं कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री का कार्यालय भी होता है। आप वो बात कहिए ना, जो जितने कॉलर्स रहे हैं आपके, उनको ये भी बताइए कि वहां पर लगभग 100 से 150 लोग राउंड द क्लॉक काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के लिए ही वो 31 एसी लगा दिए गए थे। मैं समझता हूं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जो है इस समय बौखलाई हुई है।
उनके कुमार विश्वास साहब जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम तो अमेठी जाएंगे, 5600 वोट मिले हैं उनको। अगर 49 दिन में इतना अच्छा काम किया तो 5600 वोट क्यों मिले उनको वहां? क्यों मैक्सिमम लोगों की जमानत जब्त हो गई आपकी? अगर इतना ही अच्छा कार्य किया था, दिल्ली के अंदर आपकी एक भी सीट नहीं आई, ये तो बड़ी विडंबना है। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को आज कहीं ना कहीं देखिए, हम मानते हैं कि हमें जनता ने जो जनादेश, कांग्रेस है, आपकी कितनी आई थी सर? हमें जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम शिरोधार्य करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने किसी भी तरह से जनता को गुमराह किया। ठीक है आलोक जी, अगर 31 एसी थे तो थे एसी वहां पर। हम ये नहीं कहते कि 31 एसी नहीं थे, हम ये नहीं कहते कि हम वहां से 2000 पुलिस वालों को साथ लेकर वैगनार में चलेंगे। ये तो एक आरटीआई के जरिए बाहर आया। बहरहाल अगर आरटीआई दूसरे अन्य मुख्यमंत्रियों के लगाई जाए तो समझता हूं वहां पर और भी ज्यादा एसीज मिलेंगे, लेकिन मैं उसका ये नहीं है कि विरोध करना चाहूंगा मैं। अगर मुख्यमंत्री ओके, एक कॉलर इस वक्त मेरे साथ जुड़ा है, लक्ष्मण राजस्थान से। लक्ष्मण, आप कैसे देख रहे हैं इस शाखर्ची को? हाँ सर, मैं काफी टाइम से ये गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, 10-12 साल से। जी हाँ। और मैंने इस नेतागिरी को और जो भी बड़े बड़े अफसर हैं उनको बहुत नजदीकी से देखा है जी। और केवल फिजूल खर्ची एक ऐसा नहीं है कि केवल एक नेताओं के द्वारा भी हो रही है। फिजूल खर्ची जो भी नगर पालिका का बड़ा अफसर है वो भी कर रहा है, कोई भी बड़ा अफसर है, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सबका, सब जगह फिजूल खर्ची हो रही है। सबके घर में लाइटें नगर पालिका की जल रही है फोकट की, उसका कोई बिल नहीं भरता है, इसका पे आउट सारा करना पड़ता है आम जनता को। और यदि इन नेताओं को ये नॉलेज में नहीं है कहाँ कहाँ फिजूल खर्चियां हो रही है, जनता के पैसे कहाँ सत्यानाश हो रहा है, तो आप उनसे कहिए, मेरे से संपर्क करें, मैं उनको बता दूंगा लोकल स्तर भी यहाँ इतनी ज्यादा हो रही है गड़बड़ियां। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनकी आरटीआई के जरिए बात सामने है। सुभाष साहब, सुना आपने एक कॉलर जो कह रहे थे कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी इसी तरह से शाखर्ची करते हैं। क्या आप का जो काम है आपके दायरे में ये लोग भी आ रहे हैं? आप इनके खिलाफ भी कुछ इस तरह की चीजें? हाँ, मैंने आरटीआई लगाई है। मेरे को कुछ पता लगा था कि कुछ ट्रिब्यूनल्स वगैरह के जो हाईली पोस्टेड पर्सन्स हैं, उन्होंने जब सीपीडब्ल्यूडी की परमिसिबल लिमिट क्रॉस हो गई तो उन्होंने कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी जहाँ पे वो पोस्टेड हैं वहाँ से अपने लिए ऐसे सुख सुविधाओं का सामान भिजवाया है। तो मैंने उसके ऊपर भी आरटीआईज लगाई है, पर वहाँ से जवाब नहीं आया तो मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुँच गया। ठीक है, सुधांशु मित्तल साहब, इस वक्त एनडीए की सरकार देश में चल रही है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ऐसा पैरामीटर तय किया जाए जो जैसे तमाम कॉलर्स कह रहे हैं, तमाम दिल्ली की जनता को आपने सुना, वो भी नाराज इस बात से दिखाई दे रही है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन कुछ पैमाना बनना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आवास या इन सब चीज़ों के लिए पैमाने वैसे भी होते हैं, और मैं सुविधा जो वहाँ के लिए ज़रूरी हो वो होनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ। एनडीए की सरकार की क्या व्यू रहेगी क्या नहीं रहेगी ये तो सरकार बताएगी, लेकिन ये मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे बड़ा कार्यालय चलता है, वहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं तो शीला दीक्षित जी को 31 एसी जो एक सेकेंड ठीक है, शीला दीक्षित जी को 31 जो एसी हैं उनमें अलग अलग जाके इस्तेमाल करती होंगी क्या? थोड़ा तो कुछ अगर अपने हम लोग अपनी समझ का इस्तेमाल करें तो ये एसी जो है हर जगह लगते होंगे। वहाँ पे विजिटर्स के लिए बड़े कमरे बनते होंगे, वहाँ पे लोग आके बैठते होंगे, उनको बैठने के लिए सुविधा दी जाती होगी, अफसर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के तमाम चीजें होती हैं। तो इसलिए ना कोई मुझसे कहे कि शीला दीक्षित जी के कमरे में 8 एसी, सुनिए वो बात कैसे सत्यापित होगी? कोई जना ये कहे भाई शीला दीक्षित जी के बेडरूम में 8 एसी थे, तब तो मैं एक बात मानता भी। कोई ये जना कहता है ना शीला दीक्षित जी के बेडरूम में 8 एसी थे या 6 एसी थे, तब मैं मानता कि भाई हाँ, ये एक व्यक्ति के लिए, खुद के व्यक्तिगत रूप के लिए ये शायद अतिशोक्ति हो गई होगी। लेकिन एक मुख्यमंत्री निवास, प्रधानमंत्री निवास, गवर्नर का निवास, राष्ट्रपति, मैंने कहा राष्ट्रपति भवन लीजिए, जहां तक मुझे ख्याल है 176 कमरे ऐसी कुछ हैं। अब आप कहिए अरे साहब एक राष्ट्रपति 176 कमरे, ये सारी चीजें जो है ना, देखिए इनको चलिए आप जनता को ऐसी देना चाहते हैं, यानी आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जाए कि दिल्ली की जो जनता कह रही है उसे बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा और तमाम मुश्किलें जो है वो सब हल हो जाएंगी। जी हम उसके लिए संवेदनशील है, उसके लिए प्रयत्नशील है और उस चीज के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर ये छोटी चीजों का ही ध्यान रखना होगा तो शायद बड़ी चीजें कहीं खोल जाएंगी। लेकिन शासक और सेवक के जो बार बार परिभाषित किया जाता है कि वो शासक नहीं है और सेवक है, शायद वो चीज सही तरीके से सत्यापित या नहीं हो रही। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
देखिए, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, अच्छा है डिबेट में आपने अच्छा टॉपिक लिया, और आरटीआई का जो कानून था वो भी कांग्रेस ने ही दिया था। अगर वो कानून नहीं होता, ये चीज अगर बहुत वो देर से कानून याद आई आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कांग्रेस ने हमेशा राइट बेस्ड पॉलिटिक्स किया, हमने अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं लोगों को। आज सुभाष साहब हैं, हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, न्यायालय ने हमें 10 साल हमारे खिलाफ भी टिप्पणी की, लेकिन हमने हमेशा उनकी स्वतंत्रता की वकालत की है। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को केवल आप कहें कि कोसना शुरू कर दें, आप गालियां देना शुरू कर दें, सब कुछ गलत है, वो ठीक नहीं होगा। सूचना का अधिकार है, आज सूचना आई है, अगर आप सूचना का अधिकार के तहत अन्य मुख्यमंत्रियों के मानेंगे तो शायद हो सकता है 31 के आगे एक और लग जाए, 131 वाला बंगला भी किसी मुख्यमंत्री का मिल जाए, लेकिन उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक गोवा का या सिक्किम का मुख्यमंत्री है, और एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है, तो पैमाने तय करना भी इतना आसान नहीं होगा कि कितने एसी लगेंगे। मैं समझता हूँ सुविधा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अगर चीजें हो तो कहीं उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा तजुर्बा ये बताता है कि स्टेट्स में तो आरटीआई एक्ट एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट है। नहीं तो मैं कोशिश करता, शायद वहाँ की भी मैं जानकारी लेने की कोशिश करता, क्योंकि दिल्ली सेंटर के अंदर आता है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के परव्यू में आता है, तो वहाँ पे इस तरीके की जानकारी मिल गई। राज्यों में आपने कोशिश की वहाँ इस तरह की जानकारी? राज्यों में मैंने कई बार पिटीशन लगाई, वहाँ पे तो कोई जवाब ही नहीं आता, और फिर अगर वहाँ के सूचना आयोग में जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये भी चिंता का विषय है आलोक जी। नहीं, अगर जहां पर भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर आरटीआई लगवाएं, हम इनको जवाब दिलवाएं। चलिए, अब ये कांग्रेस और बीजेपी शासित हो गया, इसलिए आपको बताना होगा कि आपने मध्य प्रदेश में स्वाभाविक है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल बयान दे सकता हूं। आपने मध्य प्रदेश में लगाई थी इस तरह की कोई आरटीआई? लगाई थी, वहां पे तो लिफाफा ही वापस आ गया। सुधांशु साहब, आप सुन रहे हैं? नहीं, इसमें आप प्लीज मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व करिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। आपने मध्य प्रदेश का स्पेसिफिकली पूछा, इसलिए मैंने बता दिया। मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, मैं खाली एक जहां मेरे कोशिश। सुभाष साहब, आप जिम्मेवार नागरिक हैं, अगर आपको किसी भी दल से कोई आपत्ति है तो आप उसको कैमरे पर कहिए। अगर कांग्रेस से भी कहीं आपत्ति है तो मेरे को बीजेपी से आपत्ति है, ना कांग्रेस से आपत्ति है, ना किसी से आपत्ति है। मेरे को जहां से आरटीआई में सूचना ढंग से मिली वो मैंने स्पष्ट बता दिया। मैंने एक जनरल वे में बताया था कि स्टेट्स में आरटीआई एक्ट लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। मैंने कोई ना ये देख के लगाई थी यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे बीजेपी है, पर मेरा तजुर्बा यही है कि राज्यों से मेरे को संतोषजनक, लेकिन कुछ गलत होता हुआ आपने देखा होगा, तभी आपने आरटीआई लगाई होगी, तभी इंफॉर्मेशन आपने मांगी होगी। बहरहाल, विनय एक कॉलर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ से। विनय, कैसे देखते हैं आप इस शाह खर्ची को जो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में हो रहा था? हाँ, मुख्यमंत्री आवास में जो खर्चा हो रहा था, हम मामले सब बन गए, क्योंकि सभी चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी को निश्चित सुविधा मिलनी चाहिए। इतने कि 10-10 कमरों के बंगले मिल रहे हैं, तो जैसे एक मुख्यमंत्री था 4 कमरों का बंगला और 1 कमरे का ऑफिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त मेरे पास कम है, रिचा एक फाइनल कमेंट आपका चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी रिजवी कि हमारे जो जननेता हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको थोड़ा सा अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि वो एक रोल मॉडल भी हैं। अगर वो उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, और जो आज तक होता है उसको अब बदलने का समय आ गया है। ठीक है। सो अगर वो कुछ लोगों को गलत लग रहा हो या बहुत तुच्छ और छोटी बात लग रही हो, परंतु छोटी और तुच्छ बात नहीं है, वो रियलिटी है और जनता पूछेगी और जनता उसका हिसाब भी लेगी। बिल्कुल बिल्कुल हिसाब लेगी और हिसाब लेती है, और अभी हाल में हिसाब ले भी चुकी है। सुधांशु साहब, फाइनल कमेंट आपका। एक कमेंट मेरा, मैं आ रहा हूँ सर, आपसे ही क्लोज करूंगा। शो की शुरुआत भी आपसे की थी। जो जना नसीहतें दे, पहले वो अपने आचरण को संभाल ले, तब उस नसीहत में जो है प्रभाव बनता है। आचरण कुछ और होगा, कहेंगे हम लोग कुछ और, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और आज जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजनीतिक व्यक्तियों की विश्वसनीयता जनता के सामने खत्म है। इसलिए हम सब पे ये उत्तरदायित्व है कि हम लोग अपनी करनी और कथनी में फर्क ना रखें। दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज कि हम लोग ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, छोटी छोटी राजनीतिक विक्ट्रीज स्कोर करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं जो सत्य नहीं होता, और लोग इस वजह से आज राजनीतिक व्यक्तियों पे विश्वास नहीं करते। मेरा सबसे निवेदन है कि चीजों को सिर्फ पॉलिटिक्स ना देख के उसको उसकी गंभीरता में देखें, और कम से कम वो तो चीज ना कहें जो हम खुद नहीं करते।
बिल्कुल, और सत्ताधारी पार्टी होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आपकी बनती है अब सुधांशु साहब। बहरहाल आलोक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, आपका फाइनल कमेंट। संक्षिप्त में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिज्ञों को एक कहीं ना कहीं आदर्श के रूप में अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन जनता को, मीडिया को और खासतौर पर आम आदमी पार्टी जैसे लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो आवश्यकता होती है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, वो आवश्यकताएं भी पूरी होनी चाहिए। आप केवल इसलिए कि आपको चंद वोट मिल जाएं, आप देश की राजधानी को रेप कैपिटल कहना शुरू कर दें और तमाम तरह के आप आरोप लगाने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद आपकी विश्वसनीयता भी गिर जाती है। यही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है कि उन्होंने जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल गुब्बारे को फुलाया था, वो पूरी तरह से फूट गया और इनकी कथनी और करनी का जो अंतर था वो देश की जनता के सामने आ गया। चलिए ठीक है, सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैंने पूरी चर्चा बड़े गौर से सुनी। मैं सुधांशु जी की बात से भी बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, आलोक जी की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। ये दोनों पार्टियाँ आज सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं संसद में। इन लोगों को चाहिए कि अगर ये समझते हैं कि नियमों में परिवर्तन जरूरी है तो ये नियमों में परिवर्तन कर दें, पर नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि मार्केट रेंट इतने बड़े बंगले का ये 1 लाख रुपया बताते हैं लगभग, और कपिल सिब्बल जी ने 16 लाख रुपए में उससे कहीं छोटा बंगला मासिक किराए पे लिया। तो नियमों में परिवर्तन करके ऐसे मार्केट रेंट को भी रिडिफाइन कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए आप खुले दिल से आप ये कर दीजिए कि अगर वो पार्टी के काम के लिए भी जाएं तो उन्हें सरकारी तौर पे इंडियन एयरफोर्स का प्लेन मिलेगा, और जो CPWD की परमिसिबल लिमिट है अगर वो जितनी भी है और उसमें गुजारा नहीं होता उसे भी बढ़वा दीजिए, पर नियमानुसार काम होना चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता। सुभाष जी, आपको बधाई इस बात के लिए, धन्यवाद। चलिए, तो जो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो परिवर्तन आने वाले वक्त में नजर आएगा। सुधांशु साहब, देखिए, उम्मीद करनी चाहिए। इनकी बात में तो बिल्कुल वाजिब बात है कि व्यवस्था में अगर कहीं त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को ठीक करिए। व्यवस्था जो है, व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस ये बिल्कुल वाजिब बात है। बहुत शुक्रिया सुधांशु साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। और स्टूडियो में मेरे साथ ऋचा मिश्रा मौजूद थी, जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम करती रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। ऋचा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुभाष चंद्र अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही सुभाष जी हैं जिनकी RTI के जरिए ये जानकारी सामने आई, जिससे हमने ये प्रोग्राम किया कि शीला का पावर हाउस। अब आपको तय करना है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्हें कितनी